किसान भाइयों, मशरूम की मांग आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लघु और सीमांत किसानों के साथ साथ बड़े किसान भी मशरूम की खेती को अपनाकर काफी लाभ कमा रहे हैं। यह लाभ आगे भी मिले, इसके लिए बदलते मौसम में मशरूम में कुछ बीमारियों का प्रकोप होता है, जैसे निमेटोड। तो इसकी सही पहचान करके समय रहते रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर निशी केसरी से। तो सूत्रकृमि के बारे में जैसा पिछले बार मैंने बताया कि ये भी एक जंतु होता है और यह सब जगह पाया जाता है, हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में, पक्षियों में, और जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी हो ये जरूर मिलता है। तो इसमें भी कुछ सूत्रकृमि हानिकारक होते हैं और कुछ सूत्रकृमि लाभदायक होते हैं। तो आज मैं आपको सूत्रकृमि का जो भी आक्रमण मशरूम के फसल में होता है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सूत्रकृमि क्या करती है कि जैसे ही मशरूम का जाल फैलने लगता है, जो भी किसान भाई मशरूम की फसल उगाते हैं वो जानते हैं, मशरूम का जाल फैलने लगता है तो उस जाल की जो कोशिका होती है, उस कोशिका को छेद करके उस कोशिका का सारा द्रव्य खींच लेता है, जिसके कारण आपके फसल में जितना जाल विकसित होना चाहिए मशरूम का, उतना जाल विकसित नहीं हो पाता है। सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम की फसल में हानि पहुंचाती हैं, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफिलेंकोआइडस कंपोस्टिकीला सबसे हानिकारक प्रजाति है। ये सूत्रकृमि भी बड़ी तेजी से माइसीलियम को खाता है, जिससे मशरूम को नुकसान या क्षति अत्यधिक होती है। ये सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम के आकार को प्रभावित करता है। ये सूत्रकृमि अत्यधिक तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इनका जीवन चक्र अति लघु, मात्र 3 दिन का होता है। ये 50 सूत्रकृमि मात्र 30 दिनों में अपनी संख्या लगभग 1 लाख कर देते हैं, जो कि मात्र 70 दिनों में खुम्ब माइसीलियम को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इसी कारण ये विश्व भर में सबसे ज्यादा मशरूम को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक शत्रु है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं और उस समय इसकी संख्या अगर जरूरत से ज्यादा हो, तो क्या होता है कि आपकी जो मशरूम की जाल फैलनी चाहिए वो फैलती नहीं है, तो यह मशरूम की जाल को ही खा लेता है। तो उससे क्या होगा कि आपके मशरूम में जो बटन आना चाहिए वो बटन नहीं आ पाता है, और अगर थोड़ा बहुत जाल अगर रह जाए तो उससे जो बटन निकलेंगे वो स्वस्थ नहीं होंगे। उनकी जो डंठल होती है वो काफ़ी लंबी पतली हो जाएगी। जो सही रंग होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, वो सफ़ेद रंग नहीं आ पाता है। मशरूम का कंपोस्ट जो है वो आपका दब जाएगा, दबा हुआ लगेगा, या फिर उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला जैसा लगने लगेगा। इसके अलावा जो मशरूम का बटन है उसके सतह के नीचे आप देखते होंगे कि गिल्स होता है, जैसे कि मछली में गिल्स होता है वैसे इसमें भी गिल्स होता है। तो ये फ्रेश पिंक कलर का, गुलाबी रंग का नहीं होके ये बैगनी रंग का होने लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें सूत्रकृमि का आक्रमण हो गया है। रोग के लक्षण: आरंभिक अवस्था में मशरूम के बीज हल्के भूरे रंग के बदलने लगते हैं। इसके बाद माइसीलियम की वृद्धि धीमी हो जाती है और इसमें चकत्ते बन जाते हैं। जहां माइसीलियम वृद्धि नहीं करता, इससे कंपोस्ट की सतह सिकुड़ने लगती है और उत्पादन कम हो जाता है। तो सूत्रकृमि के आक्रमण के ये सारे लक्षण होंगे, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहला इसमें उपाय है कि आप इसमें साफ सफाई का खास ख्याल रखें। साफ सफाई का मतलब है जैसे आप इसमें कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो कंपोस्ट का तैयार जब करते हैं तो उसको असंक्रमित करें। असंक्रमित करने का मतलब है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन सबों को निकाल बाहर करना। तो उसके लिए एक पास्चुराइजेशन चैम्बर होता है, जिसमें कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे उसको स्टरलाइज किया जाता है। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थान को साफ रखें एवं प्रतिशत फार्मेलिन के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि ना बढ़ें। कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं और कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मेलिन से उपचारित कर प्रयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणन को रोकने में सहायक होती हैं।
तो नीम के बीज की दवा कैसे बनाएं, इसके लिए आप नीम के बीज को सुखाकर उसके ऊपर का जो कड़ा भाग होता है उसको निकाल दीजिए और अंदर में जो नीम की गिरी होती है उसको अच्छे से सुखा के उसका 40 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप छोड़ दीजिए रात भर। और उसके बाद सुबह में उसको अच्छे से छान के और उसका 75 मिलीलीटर प्रति किलो कंपोस्ट में इस्तेमाल करिए और तब उसको आप असंक्रमित कर सकते हैं। इस तरह से केसिंग के समय क्या होता है कि अक्सर किसान क्या करते हैं कि पिछला जो कंपोस्ट होता है उनका उसी का पाउडर बना के इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसके लिए भी आप फॉर्मेलिन से ट्रीट कर सकते हैं केसिंग की सामग्री को, या फिर केसिंग की सामग्री के लिए आप जो पिछला मशरूम का कंपोस्ट है उसको आप व्यवहार में न लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है। कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। अगर सूत्रकृमियों का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है, थाओनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग कर सूत्रकृमियों का प्रभाव को कम किया जा सकता है। मशरूम का जहाँ बना रहे हैं, जो भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो उस समय अपने हाथ और पैरों को असंक्रमित कर लें। उसमें अच्छे से हाथ पैर धो के उसके अंदर जाएं और एक बार बिजाई करने के बाद बार बार उसे हाथ से न छुएं। उससे क्या होगा कि ये आपके हाथ से संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कीटों का आक्रमण आप रोकिए, क्योंकि ये जब सूत्रकृमि सुप्तावस्था में चला जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है और हवा के साथ उड़ के या तो कीटों के शरीर में लग के और आपके मशरूम कंपोस्ट को संक्रमित कर सकता है, जिसके कारण आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई, इसके साथ ही मैं यह समाप्त करती हूँ और आप अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जी उत्पादन में पॉली हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें बेमौसमी सब्जियों की खेती एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकती है, क्योंकि पॉली हाउस में आमतौर पर सभी सब्जियों को उगाया जा सकता है, लेकिन इसमें सब्जी तैयार होने का समय, उत्पादन लागत और बाजार भाव को ध्यान में रखकर खेती करना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको पॉली हाउस में बिना बीज के बैगन की खेती के बारे में जानकारी के लिए मिलवाते हैं राजेंद्र सिंह खाकाल से। ये बीज रहित है जो बैंगन लगाया हुआ है और ये पॉली हाउस में हम कर सकते हैं। चाहे पॉली हाउस है, चाहे नेट हाउस है या वॉक इन टनल्स हैं छोटे वाले, तो ये हम इनमें कर सकते हैं। ये एंटी इंसेक्ट नेट हाउस है, लेकिन जो इसकी टॉप है ये नया कंसेप्ट है। टॉप पे पॉलीशीट और उसके ऊपर भी ग्रीन नेट लगाया गया था, लेकिन अब जैसे विंटर सीजन, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसमें अब उसको ग्रीन शीट को हटा दिया गया क्योंकि सनलाइट की जरूरत है। कृषि में बढ़ती लागत और मंडी में उत्पाद की एक साथ अधिक आवक होने से किसानों को बैगन का बहुत कम बाजार भाव ही मिल पाता है। इसके अलावा कई बार कीट रोगों के चलते खेतों में संपूर्ण फसल ही चौपट हो जाती है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए किसान अधिक आमदनी के लिए पॉली हाउस में बैगन की खेती किस तरह से करें, आइए जानते हैं। और जो इसमें बेड बनाए हुए हमने 2-2 मीटर की दूरी पे बनाए हैं, यानी एक बेड का जो सेंटर है, दूसरे बेड का सेंटर वो 2 मीटर, और हर बेड पे जो ये बैंगन की फसल है एक लाइन लगाई है, जिसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है 2 फीट है। और इनकी जो समय समय पर कटाई छटाई करनी होती है और धागे के साथ सपोर्ट देके इसको ऊपर लेके जाते हैं। मेनली हम इसमें 3 शाखाएं रखते हैं और जो नीचे जो फूट निकलती है उसको भी समय समय पर निकालते रहते हैं। और 3 धागे की, इसमें एक पौधे के लिए 3 धागे की ज़रूरत पड़ती है। 3 ब्रांचेस जैसे हम रखते हैं तो हर धागे के साथ एक ब्रांच को लेके हम चलते हैं।
इसकी जो हाइट है 8 से 10 फीट तक जाती है और पौधा ताकि ना गिरे, कई बार ऐसा हो जाता है कि धागा जैसे टूट गया या धागे से ब्रांचेज हवा के कारण निकल जाती हैं, तो इसके साथ साथ हम ये बम्बू लगा के दोनों साइड में और धागे की सपोर्ट भी हम देते हैं ताकि पौधा इधर उधर ना हो, सीधा खड़ा रहे। किसान भाइयों, इस बैगन की फसल में NPK 19:19:19 घुलनशील उर्वरक की 2.5 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग ड्रिप द्वारा हफ्ते में एक बार किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट 500 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम का उपयोग हर 15 दिन में करते हैं और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसमें यूरिया का प्रयोग हफ्ते में 2 बार करते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों का विकास तो अच्छा होता है ही, साथ ही पानी की मात्रा भी बहुत कम लगती है, जिससे उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। मल्चिंग सीट के 4 फायदे हैं इसके। तो इसमें खरपतवार नहीं उगता, एक जो नमी है मिट्टी में वो बनी रहती है, उसका नुकसान नहीं होता, वो बनी रहती है ज़मीन में, फ्रूट की क्वालिटी बनी रहती है। और सर्दी के मौसम में हमारे को टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि पौधे में उसकी बढ़वार है, उसकी ग्रोथ है, चलती रहे। ये रूट जोन है, जो इसका पौधे का जो रूट जोन होता है उसका भी टेम्परेचर बढ़ा के रखती है। ये सब फायदे हैं इसके मल्चिंग सीट के, तो इसको कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, इस बैगन की फसल में कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसमें जो कीट वाली बात है, बीमारी अभी तक तो इसमें नज़र आई नहीं और बहुत कम लगती है, लेकिन वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, जो रस चूसने वाले कीट हैं, वो इसमें ज़रूर आते हैं और उसका समय समय पे जो कंट्रोल है वो हम करते रहते हैं। जो इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, उनको करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई इस तरह की दिक्कत देखी नहीं गई। ये वैरायटी मिकाल है, माइकल कह लीजिए, MICHAL सीडर, जिसमें पोलिनेशन की ज़रूरत है। इस तरह की आप खेती कीजिए तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको, क्योंकि खुले खेत से ओपन में आप खेती करते हैं और अंदर करते हैं तो ये 4-5 गुना जो पैदावार है ज़्यादा मिलेगी आपको। और एक पौधे से जो इसकी पैदावार है 8 किलो, 10 किलो, मैक्सिमम 12 किलो तक भी जा सकती है, अगर जो मौसम और सारा कुछ से समझो फेवरेबल कंडीशंस हैं तो 12 किलो तक भी इसकी पैदावार जा सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरपुरा, जिला दौसा के कृषक मंगेश कुमार ने। आप मक्का की फसल में तना छेदक कीट की पहचान और नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मंगेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम मक्का के तना छेदक के कीट के समेकित कीट प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कीट जो है पहचान और इसका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करेंगे। यह कीट छोटा और भूरे रंग के पंख वाला कीट होता है। इसके लार्वा मटमैले
एवं उजले कलर के होते हैं। इसके लार्वा ही, जिसको शिशु कहते हैं, वही ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वो हमारे शुरू से जब पौधा मक्का का जन्म लेता है और अंत तक भुट्टा बनने तक इसका आक्रमण होते रहता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि शुरू से ही इसका प्रबंधन करना चाहिए। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। यह कीट के प्रबंधन के लिए हम लोगों को गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे कि उसके प्यूपा या अन्य जो शिशु या अंडे रहें वो उसमें मरे जाएं। दूसरा का है कि उसके जितने भी अवशेष हैं, मक्का या आप लगा रहे हैं तो उसके जितने भी अवशेष हों उसको जला देना चाहिए या मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, जिससे कि प्यूपा या एग मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। बार बार जो है इसको प्रबंधन के लिए बार बार जो है मक्का को हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि मक्का को हम रेगुलर हमेशा लगाते रहते हैं तो उसके लार्वा प्यूपा एक फसल से दूसरे फसल में जाते रहता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को बीच बीच में रोटेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो उसका भोजन नहीं मिलेगा और जिससे कि वो कीड़ा बार बार नहीं लगेगा। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इसके बाद जो है जब मक्का को हम लगा देते हैं, जब ही 40 से 45 दिन का मक्का होता है तो उसमें स्टेम बोरर का आक्रमण होता है। इसलिए जो है शुरू की अवस्था में नीम पर आधारित कोई दवा देना चाहिए। यदि 1 या 2 क्रॉप इंसेक्ट लगा हुआ है, उस पर जो है हम लोग को नीम पर आधारित निम्बिसिडिन, नीमाजोल या नीम ऑयल का 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे कि वो कीड़ा का आक्रमण नहीं के बराबर हो और ये रिपेलेंट का भी काम करता है। जब कीड़े का आक्रमण हो गया हो, 1 स्क्वायर मीटर में यदि 3 या 4 कीड़े का आक्रमण हो या 1 स्क्वायर मीटर में 1 अंडा का गुच्छा दिखाई दे, तब हम लोगों को स्प्रे या कोई रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि दानेदार इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बोफ्यूरॉन 3G 6 से 7 दाना प्रति गब्बा के देने से उसका निदान हम पा सकते हैं। यदि लिक्विड में हम या तरल दवा में इस्तेमाल करना चाहिए तो उसके लिए इंडोक्साकार्ब 1 ml 3 लीटर पानी में या इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम 2.5 लीटर पानी में आप 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करेंगे तो उसमें तना छेदक के आक्रमण को हम लोग रोका जा सकता है। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।